नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए देखिए यार, देखिए कहा किसी सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, सम द्विबाहु समकोण, सम द्विबाहु मतलब क्या हुआ? दो भुजा बराबर, ठीक है। और समकोण त्रिभुज कहने का मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। तो भाई मेरे जैसे ये अपना समकोण त्रिभुज है और का ये समद्विबाहु समकोण है, यानी इसका दो भुजा बराबर होगा। तो अगर समद्विबाहु समकोण है तो दो भुजा बराबर, तो लंब और आधार बराबर होगा। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, ये कभी किसी के बराबर हो नहीं सकता, लंब और आधार बराबर होगा। यानी अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो कर्ण कितना होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो दो का वर्गमूल रूट दो, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना? x हो जाएगा। अब कहा कि इसका परिमाप 10 प्लस 10 रूट 2 है। परिमाप कहने का मतलब कंप्लीट बाउंड्री का लंबाई। तो सबको ऐड करिएगा तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। अब प्लस रूट 2x बराबर है कितना? 10 प्लस 10 रूट 2। अच्छा, यहां से अगर x कॉमन कर लीजिएगा या 2 कॉमन कर लीजिएगा, 2x कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस, सॉरी रूट 2 कॉमन कर लेते हैं, हो रूट 2x कॉमन कर लेते हैं। रूट 2x कॉमन करिएगा तो यहां क्या बच जाएगा? रूट 2 बच जाएगा। अब प्लस यहां 1 बच जाएगा। यहां 10 कॉमन कर लेंगे तो यहां 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा। इससे ये कट गया। अब रूट 2 से काटिएगा 10 को, तो 2 से काटिए 5 बार में रूट 2 लगा लीजिए, तो x का वैल्यू आ गया 5 रूट 2। आपसे पूछा कि बताइए कर्ण का लंबाई क्या होगा? तो कर्ण है रूट 2x, रूट 2x यानी रूट 2 गुना x का वैल्यू है 5 रूट 2, रूट 2 गुना रूट 2 2, तो 5 दूना 10, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखिए, का यार ए और बी के बीच 5309 रुपए को इस प्रकार बांटा जाता है ताकि 6% के दर से ब्याज चक्रवृद्धि किए जाने पर 4 वर्ष बाद ए की राशि और 6 वर्ष बाद बी की राशि के बराबर हो जाएगा। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया, तो ए और बी के राशि ज्ञात करें। सुनिए ना, कहा कि 5309 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि 6% के दर से 4 साल के बाद जो ए का पैसा होगा, कहा 6 वर्षों के बाद बी के पैसा के बराबर। यार हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। और बैंक जो सर्टेन टाइम के बाद 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जो पैसा लौटाता है वो क्या होता है? वो अमाउंट होता है। तो कहा कि 4 साल के बाद जो ए का पैसा होगा, यानी ये अमाउंट की बात कर रहा है कि 4 साल बाद जो ए का पैसा होगा 6 साल बाद बी के पैसे के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बात को समझ पाए? तो यार मान लेते हैं ए का पैसा है, ए का मूलधन है ए और बी का मूलधन है बी, का रेट 6% है। तो मेरे भाई 6% का फ्रैक्शन अगर बनाइएगा तो 3/50, यानी कि मूलधन है 50, 3 का ब्याज मिला है तो मिश्रधन हो जाएगा कितना? 53/50। तो आप बताइए ए का पैसा ए रुपया है, 6% के दर से ये 1 साल में हो जाएगा कितना? हो जाएगा, यानी अमाउंट जानना चाह रहे हैं। ए रुपया जो है 6% के दर से 1 साल में हो जाएगा कितना? तो 53/50 गुना 1 साल में हो जाएगा इतना, 1 साल में हो जाएगा इतना, तो 4 साल में कितना? पावर में 4 दे दिया। अच्छा, ये बी रुपया जो है 6% के दर से 1 साल बाद हो जाएगा कै गुना, यानी अमाउंट कितना? तो 53/50। 1 साल में इतना तो 6 साल में कितना? पावर में 6। और दोनों का जो पैसा है ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब बराबर के दोनों साइड देखिए, 53/50 4 गो है, इधर 53/50 6 गो है, इधर 4 गो है, इधर 6 गो है। तो इधर के 4 गो से इधर का 4 गो कट जाएगा, बचेगा कै गो? 2 गो। अब बी को इधर लेकर आ जाइए तो ए बट्टा बी बराबर 53 का स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 तिया 15 दूना 30, हाथ में 3, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, 50 का स्क्वायर कितना? 2500। यानी ए का पैसा है 2809 यूनिट, बी का पैसा 2500 यूनिट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए और बी को मिलाकर टोटल पैसा कितना यूनिट है? दोनों को मिलाकर टोटल पैसा 5309 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में टोटल पैसा दिया है कितना? 5309।
यानी 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 1 है। तो सवाल का है ए और बी का राशि बताइए। ए का राशि 2809, 1 यूनिट बराबर 1 तो 2809 यूनिट बराबर 2809। बी का पैसा 2500 यूनिट बराबर 2500 हो जाएगा, यानी 2809 और 2500। ठीक है, देखिए का एक ठोस अर्धगोले का आयतन। भाई अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2π/3 r³। लेकिन आयतन दिया है कितना, 1152 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 छक 12। तो r³ बराबर 3 छक 18, हाथ में रहा 1, 3 सते 21 और 1 22, 3 पचे 15 और 2 17। तो r बराबर 1728 का क्यूब रूट 12 ना हो जाएगा। तो रेट आ गया, सॉरी रेट बोल रहे हैं यार, रेडियस आ गया 12, रेडियस 12 आ गया। तो कहा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ एरिया, अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ एरिया होता है, अर्धगोला है। जैसे देखिए ना, ये अर्धगोला है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला कितना होता है सर, ये वाला होता है 2πr² प्लस ये मुहाना वृत्ताकार है तो इसका एरिया πr²। तो अर्धगोला का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है मेरे भाई 3πr²। ठीक है, तो 3 पाई का वैल्यू पाई के फॉर्म में दिया आंसर, यस। तो पाई रहने ही दीजिए, 3πr² यानी 12 का स्क्वायर 144। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 और 1 432 पाई। कहां गड़बड़ हो गया यार, अरे सॉरी वक्र पृष्ठ एरिया ना है हो, तो वक्र पृष्ठ एरिया तो 2πr² ना, हम टोटल सरफेस एरिया अर्धगोला का, सॉरी टोटल सरफेस एरिया होता है ये वाला, ये वाला जो है ना, ये वाला होता है 2πr²। वक्र वाला जो कर्व क्या कार का है, टोटल बोलेगा तो उसमें ढक्कन का एरिया जोड़िएगा πr², तो टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। सॉरी यार सॉरी, ये कर्व बोला है, सॉरी वक्र पृष्ठ एरिया तो केवल πr²। तो कर्व सरफेस एरिया 2π r², 12 का स्क्वायर 144, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 288 पाई। सॉरी यार सॉरी, ध्यान रखिएगा। देखें गोला का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, गोला का टोटल सरफेस एरिया बोलिए या कर्व सरफेस एरिया बोलिए, दोनों सेम होता है। क्योंकि गोला का कंप्लीट सरफेस जो होता है, गेंद देखे हैं ना, बॉल आप लोग देखे होइएगा, बॉल का कंप्लीट सरफेस कैसा होता है, वक्राकार होता है, पूरा सरफेस वक्र के आकार का होता है। तो गोला का टोटल सरफेस एरिया बोलिए या कर्व सरफेस एरिया बोलिए, दोनों 4πr²। लेकिन अर्धगोला का वक्र पृष्ठ एरिया बोलेगा, कर्व सरफेस एरिया बोलेगा, वक्र पृष्ठ एरिया बोले तो 2πr²। ठीक है, लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो वक्र पृष्ठ एरिया में, वक्र पृष्ठ एरिया में ढक्कन का एरिया जोड़िएगा तो सर ये ढक्कन वृत्ताकार है तो वृत्त का एरिया πr² ऐड कर देंगे तो अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया 3πr² हो जाएगा। ठीक है ना बात, चलिए आगे देखिए। कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 है लेकिन रोहन को 20% छूट मिलता है। अच्छा 1600 रुपया अंकित मूल्य है, 1600 मार्क प्राइस से आपको 20% छूट मिला, यानी आप खरीद कितना में लिए, 80% में आपने खरीद लिया है। तो आपका क्रय मूल्य 1600 मार्क था, खरीदने गए तो दुकानदार बोला कि भैया 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी दिया कै परसेंट में 80%। तो दुकानदार बेचा तो उसके लिए यह विक्रय मूल्य होगा, लेकिन रोहन ने सामान खरीदा तो रोहन के लिए यह क्रय मूल्य हो जाएगा। तो रोहन खरीदा है कितना में, 0, 8 6 48, 8 4 1280 में खरीदा और कहा कि वह 1600 में बेच दिया। अच्छा रोहन 1280 में खरीदा और बेच दिया कितना में, 1600 रुपया में। तो कहा बताइए कितने का लाभ होगा। तो भाई लाभ कितने का हो जाएगा बताइए, 0 2 320 का, 320 का लाभ कितना पर, क्रय मूल्य पर 1200% 100 से गुना, 320 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में, यानी 25%।
हो जाएगा। चलिए देखिए, का सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर, सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर जो 144 और 216 को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का अंतर बताइए जो 144 और 216 को काटता है, यानी वह बड़ी से बड़ी यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन जो 144 216 को काट रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। और एचसीएफ निकालने का तो तरीका आपको पता है, इनका डिफरेंस देख लीजिए। इनका डिफरेंस अगर देखेंगे आप तो 2 7 यानी कि 7 72, डिफरेंस कितना है 72। सुनिए, इन दोनों का एचसीएफ या तो 72 होगा या 72 का कोई फैक्टर। पहला काम है जब भी एचसीएफ निकालना हो तो दो नजदीक वाले संख्या का डिफरेंस लीजिए, जो डिफरेंस आएगा अगर उससे सब संख्या कट रहा है तो वही एचसीएफ होगा, और अगर नहीं कट रहा है तो उसका कोई फैक्टर होगा। तो यहां दोनों का डिफरेंस 72 है, 72 से दोनों कट जा रहा यानी इसका एचसीएफ 72 ही होगा। अगर एक और डिवीजन मेथड जो बचपन में आप यूज करते होइएगा, 144 से 216 को डिवाइड करिए, 144 से कम 144 7। अब यार 144 आगे आ जाएगा, 72 दूना 144, पूरा पूरा कट गया। लास्ट जो डिवाइजर है, लास्ट जो भाजक है, यही अपना एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना 72। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला चीज आना चाहिए। तो एचसीएफ कितना आ गया 72, और आपसे बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या 72 और इसके अंकों का डिफरेंस कितना है, 7 में से 2 गया 5, ऑप्शन है। चलिए आगे, का दो व्यक्ति पी और क्यू एक साथ काम करते हुए काम को 36 दिन में पूरा कर देगा। पी और क्यू अगर साथ में काम करे तो काम हो जाएगा 36 दिन में, क्यू अकेले 45 दिन में, क्यू अकेले 45 दिन में। ठीक है, यहां तक कोई बात, यहां तक दिक्कत नहीं है? नहीं सर। तो चलिए आगे, 36 45 से कटने वाला नंबर 180, 36 बचे 180, 45 चौक 180। आगे कहा यार कि क्यू अकेले काम शुरू करता है और 5 दिन बाद उसे छोड़ देता है। अच्छा, क्यू अकेले काम शुरू किया और 5 दिन बाद छोड़ दिया। आगे कहा शेष काम को पूरा करने में पी कितना दिन लेगा। तो देखिए ना, क्यू 5 दिन तक काम किया तो क्यू का पहले एफिशिएंसी पता करिए। तो क्यू का एफिशिएंसी कितना है 4, तो क्यू एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में कितना काम कर दिया 20 काम। टोटल 180 काम है, 20 काम हो गया तो रिमेनिंग बचा होगा कितना 160 काम। और कहा इस बचे हुए काम को पी कितने दिन में करेगा। तो पी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, पी प्लस क्यू 5, क्यू का 4 है, दोनों का 5, तो पी का कितना होगा 1 होगा। यानी पी एक दिन में 1 काम करता है तो बचा हुआ 160 काम कितने दिन में करेगा, पी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो 160 दिन में। सही है यहां तक? चलिए देखिए, का एक क्लास में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों का औसत अंक 89 है। 29 लड़का है जिसका औसत 89 है, तो 29 लड़का का औसत 89 है, तो टोटल 29 गुना 89 हो जाएगा 2581। आगे कहा कि 21 लड़की है सर, और 21 लड़की का औसत कितना है 91 है। 21 का औसत 91 है, तो टोटल 21 गुना 91 1911। अच्छा, इन सबको मिलाकर टोटल कितना अंक हो गया, इन सबको मिलाकर टोटल अंक हो गया मेरे भाई 4492। 4492 टोटल है। ठीक है, एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। योग में टोटल नंबर से डिवाइड करिए, एवरेज आ जाएगा। टोटल नंबर 29 और 21 50। अब नीचे 50 है तो डिवाइड मत करिए, 50 है तो 2 से गुना कर देंगे, 100 बन जाएगा। 100 बट्टा में आ गया तो डेसिमल 2 अंक से पहले चिपका देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 2 से ऊपर नीचे गुना करिए, तो 2 से ऊपर नीचे गुना करिए तो 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 चौक 8 है 1 9, 2 चौक 8। 2 से नीचे करेंगे तो 100, बट्टा वाला 100 हटाएंगे तो डेसिमल 2 अंक से पहले लग जाएगा, यानी 89.84, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान था सवाल, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, का 8925 रुपए का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। अर्धवार्षिक किस्त में चुकाए यानी कि हर 6-6 महीने पर कर्ज को चुकाए हैं। आगे कहा कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% के दर से संयोजित किया जाए, ब्याज 8% के दर से संयोजित किया जाए, तो कहा प्रतिवर्ष के दर से
तो का प्रत्येक किस्त कितने का होगा? अच्छा, ब्याज 8% प्रति वर्ष है, यानी कितने? 1 वर्ष का। अच्छा, अगर अर्धवार्षिक चुकाए हैं तो 1 साल में 2 बार ब्याज दिए होइएगा, 6-6 महीना करके 2 किस्त दिए हैं, यानी 2 किस्त दिए हैं 6-6 महीना करके, तो 6 माही को एनुअल में लाइएगा तो टाइम में 2 से गुना कर दीजिए तो 2 ईयर हो जाएगा, और रेट को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 4% हो जाएगा, और 4% रेट है। 4% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/25। अब सुनिए, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो पता कर लेते हैं। भाई मेरे प्रिंसिपल कितना है? 25। 1 साल में 1 का ब्याज मिला है तो इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, सुनिए ना। कौन है? हेलो सर, कौन है? हाँ, तो उनसे राजू जी हैं। राजू जी को अच्छा लगा। हेलो, देखें यार, सेकेंड ईयर है तो 5 का स्क्वायर, सॉरी 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर 676। अच्छा, कहा है सवाल में कि 2 समान किस्त, यानी कि दोनों किस्त बराबर है। दोनों किस्त क्या है? बराबर है। फिलहाल तो बराबर नहीं है, यानी कि इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करना है तो करिए क्या, इसको 26 से गुना कर दीजिए, तो यहां भी 26 से गुना करना पड़ेगा, तो 25 गुना 26 650 हो जाएगा। 650 और 625 टोटल इंस्टॉलमेंट, टोटल प्रिंसिपल हो गया 1275। ठीक है, अमाउंट जरूरत नहीं है क्योंकि प्रत्येक किस्त कितना का होगा ये पूछा है। अब आप बताना, कर्ज आपने लिया है कितना? 8925 रुपया, लेकिन अनुपात में उधार मूलधन कितना है? 1275 रुपया। तो प्रिंसिपल का कंपैरिजन प्रिंसिपल से का प्रत्येक किस्त बताइए। अच्छा, अमाउंट पूछे होता तो यहां दोनों को जोड़कर अमाउंट पता कर लेते, पर अमाउंट नहीं पूछा, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का? ये भी 676 का, ये भी 676 का, तो 676 का वैल्यू पूछा है तो 676 से गुना काटिएगा, इससे 7 बार में कट जाएगा। 7×6 42, साथ मेरा 4 7 49 4 53, 7×6 42 5 47, 132, 47 132, ऑप्शन डी है ना। सुनो, देखिए 15,000, सॉरी 1,59,250 के धनराशि ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का रेशियो 1:3 है। ए और बी का रेशियो 1:3, बी और सी का रेशियो 2:5, सी और डी का रेशियो है 2:3। ए बी सी डी बैलेंस कर लेते हैं। ए बी सी डी, सुनिए बहुत तरीका है यार, ये 3 ठो रेशियो दिया, इन तीनों को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो हम आपको बताते हैं। आपको भी बहुत तरीका आता होगा, लेकिन जो सबसे आसान है वो ये है कि सारे रेशियो के फर्स्ट टर्म को गुना करिए, सारे रेशियो के फर्स्ट टर्म को गुना करके फर्स्ट में लिखिए, या फिर सारे रेशियो के लास्ट टर्म को गुना करके लास्ट में लिख लीजिए, या सारे रेशियो के फर्स्ट टर्म को गुना करके फर्स्ट में लिखिए। फर्स्ट में लिख लेते हैं, 1 गुना 2 गुना 2 कितना? 4। अब कंपेयर करिए आराम से, ए का वैल्यू यहां 1 है, यहां 4 है, तो कै गुना है? 4 गुना, तो यहां 3 का 4 गुना 12। अब ये खत्म। अब यहां कंपेयर करिए, चूंकि सी का मान निकालना है तो सी यहां है, कंपेयर करिए। 2 है बी का मान, यहां बी है 12, तो 2 का कै गुना? 6 गुना, 2 6 12, तो यहां 5 6 30, इसका भी खत्म। यहां सी है 2, यहां सी है 30, 15 गुना है, 15 दूना 30 होता है, 15 गुना, तो 3 का 15 गुना 45। ए बी सी डी तीनों चारों का आ गया। अब बताइए चारों को मिलाकर टोटल है कितना? 1,59,250। अनुपात में कितना है? 5 और 2 7 और 4 11, 4 3 7 और 1 8 है, 1 9 91। पूछा है किसका हिस्सा? ए का हिस्सा, तो 4 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 1750। तो 0 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 3 7, 7,000, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए का 8 क्रमिक सम संख्या का औसत 65 है। अच्छा, 8 क्रमिक सम संख्या है, 8 को लगातार सम संख्या है,
ये 8 गो सम संख्या का इसका औसत 8 क्रमिक सम संख्या का औसत 65 है। अच्छा 8 लगातार सम संख्या है तो एवरेज लगातार है तो एवरेज बीच वाला नंबर होगा और बीच में इस बार 2 नंबर आएगा और 2 नंबर आ गया तो इसके बीच वाला भी एवरेज हो जाएगा 65। ठीक है तो आप बताइए 65 किन दो इवन नंबर के बीच में आता है? तो आप बोलेंगे सर 64 और 66 के बीच में, यानी कि टोटल 8 गो इवन नंबर है जिसमें से बीच वाला 2 गो इवन नंबर पता कर गए हैं। तो सवाल कहा कि अगली 4 क्रमिक, अच्छा ये तो सवाल अलग है हो बक। देखिए 8 क्रमिक सम संख्या का औसत कितना है? 65। 8 संख्या का औसत कितना है? 65। 8 संख्या का एवरेज है 65। आगे का अगली 4 क्रमिक सम संख्या शामिल कर ले तो नया औसत क्या हो जाएगा? सुनिए ना, एगो इवन नंबर एक्स्ट्रा ऐड करिएगा ना तो एवरेज में एक का, या तो इवन एक्स्ट्रा ऐड करिए या ऑड एक्स्ट्रा ऐड करिए, एवरेज एक ही बढ़ेगा। हाँ अगर नेचुरल नंबर एगो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो एवरेज 0.5 बढ़ जाएगा। लेकिन कहा एक गो 4 गो इवन नंबर एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो एक इवन नंबर एक्स्ट्रा ऐड करने पर एवरेज 1 बढ़ेगा। 4 इवन नंबर एक्स्ट्रा ऐड किए तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 4। पहले 65 था, 4 बढ़कर हो जाएगा कितना? 69। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए देखिए का एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरा को 5% हानि पर बेच देता है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 का अंतर है तो का पूरे सौदे में उसे कितने का लाभ हुआ ये पूछा। अच्छा 15% लाभ पर बेचे दूसरा, चूंकि दोनों का क्रय मूल्य सेम है, पहला का भी 100 दूसरा का भी 100 सेम ही है, का एक को 15% लाभ पर बेचे दूसरा को 5% हानि पर बेचे तो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर है 140। अच्छा मान लेते हैं क्रय मूल्य है 100, एक को 15% लाभ पर बेचे यानी 115 में, एक को 5% हानि पर बेचे यानी कितना में? 95 में। तो दोनों का जो ये विक्रय मूल्य है इस विक्रय मूल्य का डिफरेंस अनुपात में कितना है? विक्रय मूल्य का डिफरेंस है 20 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस दिया है कितना? 140। 20 यूनिट 140 तो 1 यूनिट बराबर कितना? 7। अब कहा कि पूरे सौदा में कितने का लाभ हुआ? आप बताइए ना थोड़ा। पहला को 115 में बेचे यानी पहला पर लाभ है कै रुपया का? 15 का। दूसरा को 95 में बेचे यानी हानि हो गया कितने का? 5 का। तो दोनों को मिलाकर ओवरऑल क्या हुआ? 15 का लाभ पहला पर कमाए दूसरा पर 5 का हानि हो गया तो दोनों को मिलाकर ओवरऑल आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10 का ना प्रॉफिट हुआ है। 1 यूनिट बराबर 7 तो 10 यूनिट बराबर 10 70। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिए का 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% के दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित धनराशि के साधारण ब्याज से 55 कम है। कल भी ऐसा सवाल था। 10% के दर से 3.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? रेट इनटू टाइम 35% हो जाएगा। 9% के दर से 4.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 36 4 40.5%। अब का इससे ये कितना कम है मेरे प्यारे भाई? कितना कम है? तो आप बोलेंगे कि सर जी कम है कितना? 5.5% कम है, लेकिन एक्चुअल में कम दिया है कितना? 55। अच्छा 1% बराबर कितना हो जाएगा? काटिएगा तो 10। 1% बराबर 10 है तो धन राशि यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर 1000। ऑप्शन डी। ठीक है बात। चलिए देखिए का ये आसान सा सवाल है। का यदि एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय किया है, 245 किलोमीटर दूरी स्कूटर से 7 घंटे में तय किया तो स्कूटर का स्पीड क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 245 है बट्टा 7, 7 7 पचे 35 यानी 35 किलोमीटर पर आवर। आगे कहा यार कि इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर के चाल के 3/7 से चलाता है। का साइकिल जो है ना उसको स्कूटर के चाल के 3/7 से चला रहा है। तो स्कूटर का चाल 35 है तो 35 का 3/7 यानी कितना? 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल को चला रहा है। तो कहा कि 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? तो साइकिल का चाल है 15 तो 15 के चाल से चलकर 4 घंटा में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 15 चौक 60। अरे डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम। साइकिल का चाल है 15 तो 15 के चाल से चलकर
4 घंटा में तय की गई दूरी कितना, 15 चौक 60 हो जाएगा। आसान है। ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे भाई। सबसे पहले ऑफ का क्रिया, उसके बाद डिवाइड का क्रिया होगा। तो सबसे पहले ऑफ का करेंगे तो ये 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 है। मेंटली थोड़ा करिए ना, ये 13/4 है। इनटू ऑफ मतलब गुना ही होता है, 8/13 है। 13 से 13 4 दूना 8, यानी कि इसको सॉल्व किए तो वैल्यू क्या आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहां पर सॉल्व करिए, ये ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 8 से, मेंटली करिए लिखेंगे नहीं, 8 सते 56, 8 एकम 8 7 एकम 7 यानी 1/56। और नीचे हो जाएगा 8 7 15/56, 56 से 56 कट जाएगा तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया कितना, 1/15 आ गया है ना। अब माइनस इसका, अच्छा ये आगे में है 4/5 और डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 क्या बन जाएगा, 1/2 आई इंटू ये 7 चौक 28 2 30 बटा अब प्लस 3/5। अब ये गुना का क्रिया पहले करना पड़ेगा तो 15 दूना 30, 2 दूना 4, तो यहां बच गया 2/5। अब माइनस 2/7 अब प्लस 3/5। एलसीएम हो जाएगा 35 तो है भी नहीं, कहीं कैलकुलेशन में 35, तो 5 सते 7 दूना 14, 7 पचे 5 दूना 10, 5 सते 7 तिरिक 21, तो 4 25/35 आ गया। तो 5 पचे 25, 5 सते 35, 5/7 ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखिए कहा त्रिभुज ए बी सी में बी डी जो है ए सी पर लंब है। त्रिभुज ए बी सी में बी डी ए सी पर लंब है। ये बी डी जो है ए सी पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। तो 90 बनाना भूल मत जाइएगा। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो यहां 90 हो जाएगा। आगे बढ़िए, कहा ई बी सी पर एक बिंदु है। ई जो है बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ई ए एक्स डिग्री, बी ई ए तो मिलाना पड़ेगा, बी ई ए ये वाला एंगल है एक्स डिग्री। आगे का ई ए सी 46 है, ई ए सी ये वाला एंगल 46 डिग्री है। ई बी डी 60 डिग्री, ई बी डी ये वाला एंगल है 60 डिग्री, है ना। तो कहा कि भैया बताइए एक्स का मान क्या होगा। कितना आसान सवाल है हो, जरा देखिए तो। इस वाला ट्रायंगल को आप लोग गौर से देखिए, ये वाला ट्रायंगल, यहां ये 90 है, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 या 30, सॉरी 90 या 60, 150, तीनों कोनों का योग 180, ये 150, तो ये वाला कितना 30 हो जाएगा। अब जरा इस ट्रायंगल को आप लोग देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए। इस त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाने पर जो ये बाह्य कोण बना, ये बाह्य कोण सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के, यानी 46 प्लस 30, 46 30 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, है ना। देखिए कहा कि 6 वर्ष पूर्व ए बी सी का औसत आयु 29 है। अच्छा 6 साल पहले ए बी सी का औसत आयु 29 था, तो आप बताना 3 लोग का औसत 29 है, तो 3 लोग का टोटल कितना हो जाएगा, 29 दिया। लेकिन ये कब का है, 6 साल पहले। 6 साल पहले 3 लोगों का औसत 29, तो 3 लोगों का टोटल 29 दिया 87। लेकिन ये 6 साल पहले तीनों का टोटल 87 था। प्रेजेंट में लाएंगे तो तीनों का 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 और 6 18 ऐड कर दीजिएगा, तो ए बी एंड सी तीनों का परसेंटेज हो जाएगा कितना, 100। आगे बढ़िए, कहा 8 वर्ष पहले ए और सी की औसत आयु 27 है। अच्छा 8 साल पहले ए और सी कितने लोग, 2 लोग। ए और सी का औसत 27, तो टोटल 27 दूना 54, 54 है। ये कब का है, टोटल 54 8 साल पहले का है। प्रेजेंट में लाएंगे ए का भी 8 सी का भी 8, तो 8 और 8 है 16 ऐड करिएगा तो कितना 70 आ जाएगा। का बी की वर्तमान आयु, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी का घटा दीजिए तो बी का एज आ जाएगा 35 साल, है ना।
देखिए, का यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजरी के 7 भाग, रेत के 6 भाग है। चूना चूना का 3 भाग है, बीफ और बजरी का 7 भाग है और रेत का 6 भाग है। का यदि 800 केजी कंक्रीट में बजरी की मात्रा कितना, अच्छा टोटल जो कंक्रीट है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, चूना बजरी रेत, तीनों को मिलाकर टोटल 800 केजी का सीमेंट बना है। तो अनुपात में तीनों को मिलाकर टोटल कितना है सीमेंट का वेट, 7-6 या 6-3-9-7 16। अब पूछा है बजरी का क्वांटिटी यानी 7 से गुना, 16-5-80, 50 गुना 7 350 हो जाएगा। देखिए, का आयताकार मैदान की भुजा 20 मीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है। अच्छा लंबाई है कितना और चौड़ाई है कितना 10। का लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी की जाए तो पुराने एरिया का नए एरिया से अनुपात क्या होगा। अच्छा एक चीज सुनिए ना, पहले लंबाई 20 था, लंबाई को 10% बढ़ा दिए तो 20 का 10% 2 बढ़ा दिए तो नया लंबाई कितना हो गया। चौड़ाई को 20% कम कर दिए, 100 का 20% कितना, 10 का 20% कितना, 2 कम कर दिए तो नया चौड़ाई कितना 18 ना, अच्छा 8 सॉरी 8। कहा कि एरिया का, पुराने एरिया का नया, अच्छा पुराना लंबाई 20 चौड़ाई है 10 तो हो जाएगा कितना 200, नया वाला लंबाई 22 नया वाला चौड़ाई 8 तो टोटल 8 दूना 16 से 176। कटता है तो काट लीजिए, 4 से 50 बार में 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 से 25 बार में 2 से 25 अनुपात 22, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए, का ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 36 दिन में कर देगा। ए और बी मिलकर अगर काम करे तो काम को कर देगा 36 दिन में। बी और सी मिलकर करेगा, बी और सी मिलकर करे तो काम कर देगा 40 दिन में। ए बी सी मिलकर करे 30 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर करेगा काम कर देगा 30 दिन में। टोटल वर्क हो जाएगा कितना 360 ना, 360, 36 दाहा 40 नमा 30 से 12। अभी रुक जाइए, सवाल कहा कि बी अकेले मूल काम का 7/8 भाग कितने दिन में, तो बी अकेले 7/8 भाग कितने दिन में, तो बी का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा हो। तो बी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अच्छा ए और बी एक दिन में कै काम 10 का, ए बी सी तीनों कै काम 12 काम, ए बी सी तीनों कै काम 12 काम, तो ए और बी अगर 10 काम कर रहा है, तीनों 12 कर रहा है तो सी कै काम कर रहा होगा 2 काम, है ना। हमको चाहिए बी का एफिशिएंसी, तो यहां पर आ जाइए, सी का एफिशिएंसी कितना पता कर गए, अब बी प्लस सी का, तो बी का 7 हो गया, बी का 7। कहा कि बी अकेले 7/8 भाग काम कै दिन में, तो टोटल 360 काम है, इसका करना है 7/8 भाग काम का। इस काम को बी कितने दिन में, तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से काटिए, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 7 से 7 कट जाएगा यानी 45 दिन हो जाएगा ना। चलिए देखिए, का निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजा नहीं है। देखें यार, त्रिभुज एक घिस्ट होने के लिए कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी साइड का लेंथ उठा लेंगे और उससे ट्रायंगल बना देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 कंडीशन क्या क्या है समझ लीजिए। जैसे देखिए, ये एक ट्रायंगल है ABC, एंगल ए के सामने वाला भुजा स्मॉल ए, एंगल बी के सामने स्मॉल बी, एंगल सी के सामने स्मॉल सी, ठीक है बात। अब ट्रायंगल बनने का कंडीशन ये है, पहला कि मेरे भाई कोई भी 2 भुजा का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए। कोई भी 2 भुजा, जैसे ए प्लस बी जो है, योग तीसरा से बड़ा, बी प्लस सी किससे बड़ा होना चाहिए, ए से, सी प्लस ए किससे बड़ा होना चाहिए, यानी कोई भी 2 भुजा का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि कोई भी 2 भुजा का अंतर तीसरा से छोटा, योग जो है तीसरा से बड़ा और अंतर तीसरा से छोटा। योग ऐसे भी बड़ा होता है, जोड़ने पर बड़ा वैल्यू आएगा, घटाने पर छोटा, तो योग बड़ा होना चाहिए और 2 भुजा का अंतर तीसरा से छोटा होना चाहिए। तो बी माइनस सी छोटा होना चाहिए किससे, ए से। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसा मत रट मत जाइएगा कि ए माइनस बी, यहां पे मोड लगा सकते हैं आप, क्योंकि अंतर हमेशा पॉजिटिव आता है। ए माइनस बी कहने का मतलब, मान लीजिए अगर बी बड़ा है छोटा है तो निगेटिव आ जाएगा, और अंतर कभी निगेटिव होता नहीं है, तो यहां हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाइएगा, समझ रहे ना बात। तो फिर बी माइनस सी हो गया और सी माइनस ए छोटा होगा किससे, बी से, ठीक है। ये 2 शर्त है क्या,
योग दो भुजा का योग तीसरा से बड़ा और दो भुजा का अंतर तीसरा से छोटा होना चाहिए। अब ये लैंग्वेज के फॉर्म में याद, ऐसा नहीं ए प्लस बी सी से बड़ा, ये रट जाइएगा, इसको नहीं रटना है, आपको लैंग्वेज के फॉर्म में याद रखना है कि दो भुजा, कोई भी दो भुजा का योग, कोई भी दो भुजा का योग बड़ा होना चाहिए तीसरा से। और दूसरा, कोई भी दो भुजा का अंतर, कोई भी दो भुजा का अंतर छोटा होना चाहिए किससे? तीसरा। ठीक है ना, ये लैंग्वेज याद रखिए। अब आ जाइए तो सवाल पे, हो जाएगा। चलिए देखिए, का कौन सा त्रिभुज का भुजा नहीं है? सर दो भुजा का योग तीसरा से बड़ा। और पता है जब चेक करेंगे तो तीन तीन चीज सेटिस्फाई नहीं कराएंगे कि पहले इन दोनों का देखे फिर इनका फिर इनका, ऐसे नहीं। हमेशा जब भी चेक करेंगे वन शॉट आंसर हो जाएगा। कैसे? दो छोटा वाला को पकड़िएगा, कोई भी दो छोटा वाला को पकड़ना है, वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए, या दो छोटी भुजा का जो अंतर होगा तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे दो को पकड़िए, 12 9 21, दो भुजा का योग तीसरा से क्या है? हो जाएगा 20। अभी ऐसे ये तो समबाहु त्रिभुज है ही, ऐसे भी 20 प्लस 20 तीसरा से है। छोटा वाला को पकड़िए, 3 4 5 से ये होगा। छोटा वाला पकड़िए, 3 और 1 5 से। दो भुजा का योग तीसरा से क्या होना चाहिए था, लेकिन है तो ये नहीं होगा। और यही पूछा है कौन त्रिभुज का भुजा नहीं है, तो डी है ना। तो आज के लिए रखते हैं यार यहीं तक। ओके ना, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।